नमस्कार दोस्तों, सृष्टि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के समक्ष संविधान सीरीज का अगला वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। आपको पता है कि इस चैनल पर जो है अभी दोस्तों दो सीरीज चलती है, एक एग्जाम बूस्टर्स और एक संविधान सीरीज। लेकिन समय के अभाव के चलते दोनों सीरीज का वीडियो एक दिन में संभव नहीं हो पाता है, इसलिए एक दिन मैं संविधान सीरीज का वीडियो लेकर आता हूँ और दूसरे दिन एग्जाम बूस्टर्स का। तो कल मैंने एग्जाम बूस्टर्स का वीडियो डाला था, आज आपके संविधान की बारी है और इसमें हम लोग आज देखने वाले हैं संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट, और उस पार्ट का नाम है भाग 4 का मौलिक कर्तव्य। लेकिन आज के इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि आप लोग अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को जरूर दबाइए। और बेल बटन को दबाने का फ़ायदा ये है दोस्तों कि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलेगा। साथ ही लाइक शेयर करना नहीं भूलिए। और अगर आपको इन सभी वीडियो का PDF और करंट अफेयर का PDF चाहिए तो आप सृष्टि आईएएस 20 टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। तो आइए आज के इस चैप्टर को शुरू करते हैं। और मैं आपको बताऊँ कि इस संविधान सीरीज के तहत दोस्तों अभी तक जो है हमने 15 वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं। और इसके तहत जो है हम लोग प्रत्येक संविधान के चैप्टर का जो है पहले तो डिटेल में अध्ययन किया और उन चैप्टर से संबंधित फिर अलग से हमने MCQs का जो है वो भी वीडियो डाला है। तो उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आप 1 से 2 बार उनको अच्छे से देख लेते हैं तो मुझे आपको कहने में ये कतई शक नहीं है कि आपको संविधान सीरीज से कोई भी प्रश्न भारत के किसी एग्जाम में नहीं छूटेगा और आपको कहीं से अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उनको 1 से 2 बार आपको देखना होगा। तो आइए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं जो मौलिक कर्तव्य है उनका कॉन्टेक्स्ट, उनका संदर्भ क्या रहा है दोस्तों। तो आपको बताऊं, कैटलीन के शब्दों में नागरिकता किसी व्यक्ति की वह वैधानिक स्थिति होती है दोस्तों जिसके कारण वह राजनीतिक रूप से संगठित समाज की सदस्यता प्राप्त कर विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकार को प्राप्त करने में सफलता अर्जित करता है। साथ ही जब व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त हो जाती है दोस्तों तो उसके बेहतर निर्वहन के लिए मौलिक अधिकारों की जो है उनको ज़रूरत पड़ती है। साथ ही वहीं दूसरी ओर अगर राज्य की बात करें तो राज्य की जो है व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए राज्य नागरिकों से भी कुछ अपेक्षा रखता है और वह अपेक्षा है दोस्तों मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन। इसके बाद मैं बताऊं यहाँ गौरतलब है कि बीते दिनों संविधान दिवस के अवसर पर हमारे संसद के संयुक्त सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सेवा और कर्तव्यों के मध्य अंतर को स्पष्ट करते हुए संवैधानिक कर्तव्यों के जो महत्व है दोस्तों उन पर बल दिया है। साथ ही अब देख लेते हैं मौलिक कर्तव्य की जो अवधारणा है वो क्या है दोस्तों। तो ध्यातव्य है कि भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जहां पे प्राचीन काल से ही आपको लोकतंत्र की गौरवशाली परंपरा मौजूद देखने को मिलेगा। साथ ही प्रख्यात इतिहासकार KP जायसवाल की अगर हम बात करें तो उनके अनुसार प्राचीन भारत में गणतंत्र की अवधारणा रोमन या ग्रीक अर्थात यूनान गणतंत्र प्रणाली से भी पुरानी है दोस्तों। और इतिहासकारों का ऐसा भी मानना है कि इसी प्राचीन अवधारणा में भारतीय लोकतंत्र के मौजूद स्वरूप की कहानी छिपी हुई है। आइए इसके अलावा यहाँ आपको मैं बताऊं तो प्राचीन काल से ही भारत में कर्तव्यों के निर्वहन की परंपरा रही है और व्यक्ति के कर्तव्यों पर जोर दिया जाता रहा है। और भागवत गीता और रामायण में भी आप देखेंगे दोस्तों तो वहाँ भी लोगों को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया है। जैसा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को फल की अपेक्षा किए बिना जो है अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। निष्काम जो कर्म है उनमें लोगों को विश्वास करना चाहिए। इसी प्रकार हमारे गांधी जी का विचार था कि हमारे अधिकारों का सही स्रोत हमारे कर्तव्य होते हैं और यदि जिस दिन हम अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन करना सीख लेंगे या करना शुरू कर देंगे तो हमें अधिकारों को मांगने की आवश्यकता या ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, तो ये आपने देखा इनका कॉन्टेक्स्ट और उनकी अवधारणा। अब देख लेते हैं भारतीय संविधान और जो कर्तव्य है उनके बीच का जो संबंध है या यूं कहे कि उन दोनों के बीच की जो जुगलबंदियां हैं हमारे संविधान में वो क्या है। तो आपको बताऊं तो भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता यह रही है दोस्तों कि यह नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को जो है दोस्तों वो संतुलित करता है। साथ ही आपको यहाँ बता दूं कि ये विदित है कि डॉक्टर स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से दोस्तों भारतीय संविधान में एक नया भाग 4 क व एक नया अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया और उसमें मौलिक कर्तव्यों को समाहित किया गया।
साथ ही आपको बताऊं तो जिस समय में स्वर्ण सिंह के द्वारा अनुशंसा किया गया था और जब 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य शामिल हुआ संविधान में, तो इनकी संख्या 10 थी। लेकिन वर्तमान में अगर बात करें तो ये 11 है, क्योंकि आगे चलकर 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और जो कर्तव्य है उनमें जोड़ दिया जाएगा। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस जो बनेगा दोस्तों, ये आपको बताऊँ तो ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से खासकर ये बनेगा कि किस समिति के अनुशंसा पर जो है संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो आपको बताना है स्वर्ण सिंह समिति। फिर आपसे पूछ सकता है क्या मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा या मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था क्या, तो आपको बोलना है नहीं। तो इसे कब जोड़ा गया, तो 1976 में। किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। और किस भाग में इसे रखा गया है, तो भाग 4 क में। किस अनुच्छेद में, तो 51 क में। या फिर आपसे पूछ सकता है कि भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क को कब जोड़ा गया, तो 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के माध्यम से। एक क्वेश्चन और बन सकता है दोस्तों, आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये जो मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में वो जो है किस देश से प्रेरित होकर शामिल किया गया है, तो पूर्व सोवियत संघ अर्थात यूएसएसआर से जो है प्रभावित होकर उन्हीं से जो है हमने जो है मौलिक कर्तव्य को अपने संविधान में शामिल किया है। तो आइए आगे देख लेते हैं। इससे पूर्व अगर बात करें तो मूल संविधान में दोस्तों मौलिक अधिकारों की अवधारणा को आप देख सकते हैं, लेकिन जो है वहाँ पे मौलिक कर्तव्यों को इसमें शामिल नहीं किया गया था, जो मैंने अभी आपको बताया। इसके अलावा दोस्तों वर्तमान में अगर 51 क अनुच्छेद की बात करें तो उसमें जो है वर्णित मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, जैसे कि ऊपर मैंने बताया। लेकिन जब इसको 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया तो इसकी संख्या 10 थी। 11वां कब जोड़ा गया ये भी पूछता है क्वेश्चन, तो आपको बताना है 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से। इसके अलावा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा जो है कहाँ से ली गई, तो ये भी मैंने अभी बता दिया आपको कि ये तत्कालीन यूएसएसआर अर्थात रूस के संविधान से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे संविधान के 42वें संविधान संशोधन की बात हुई है दोस्तों, तो इन पर भी थोड़ा बात कर लेते हैं। तो यह संविधान का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन माना जाता है दोस्तों, क्योंकि इसे लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसका कारण यह है इस नाम का कि इस संशोधन के माध्यम से संविधान में व्यापक पैमाने पर जो है वो संशोधन किया गया था। और आपको पता होना चाहिए कि संविधान में संशोधन जो होता है दोस्तों, वो संविधान का जो है अनुच्छेद 368 के तहत होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताऊं तो इसके तहत मौलिक कर्तव्यों के अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण संशोधन भी किए गए दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और उनमें जो महत्वपूर्ण संशोधन किए गए वो एक तो ये था कि भारत के संविधान के प्रस्तावना में जो है संशोधन किया गया, और अभी तक भारत के संविधान की प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है। और इस संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से शब्द, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को। तो आपसे ये भी पूछता है कि संविधान की प्रस्तावना में जो है 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से कितने शब्द जोड़े गए हैं, तो 3। कौन कौन से जोड़े गए, तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इसके अलावा आपको बताऊं तो इस संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति की जो शक्ति थी दोस्तों उनको जो है कम कर दिया गया, क्योंकि इसमें कहा गया कि कैबिनेट की सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा। हालांकि आगे चलकर 44वां संशोधन के माध्यम से इसे जो है उसमें थोड़ा ढील दिया गया, क्योंकि राष्ट्रपति को 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से ये अधिकार दिया गया कि कैबिनेट के सलाह को एक बार जो है पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है कैबिनेट के समूहों के पास। लेकिन अगर दोबारा उन पर विचार करके या बिना विचार करके फिर से अगर राष्ट्रपति को भेजता है तो फिर साइन करना या उनको मानना राष्ट्रपति के लिए जो है बाध्यकारी होगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं इन संशोधन के बारे में। साथ ही आपको बताऊं तो इसके तहत जो है संवैधानिक संशोधन को न्यायिक प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया, अर्थात इसमें जो है कहा गया कि अगर 368 के तहत संवैधानिक संशोधन होता है तो इसका जुडिशियल रिव्यू जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं किया जा सकता। साथ ही नीति निर्देशक तत्वों को जो है व्यापक बना दिया गया इस संविधान संशोधन के माध्यम से। इसके अलावा दोस्तों और जो महत्वपूर्ण काम क्या किया गया उसमें ये किया गया कि शिक्षा, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, नाप तौल, न्याय प्रशासन, साथ ही उच्चतम और उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों के गठन
और संगठन के विषयों को राज्य सूची में जो पहले हुआ करता था वहाँ से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है शिक्षा, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, इसके बाद नाप तौल, न्याय प्रशासन और उच्चतम और उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों के गठन व संगठन के विषयों को जो है राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, ठीक है। या कई बार ये भी पूछ देता है कि शिक्षा, वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण, नाप तौल, न्याय प्रशासन, उच्चतम और उच्च न्यायालय को छोड़कर जो है अन्य न्यायालयों के गठन और संगठन से संबंधित जो विषय है वो किस सूची में आता है? तो ये आता है समवर्ती सूची में। कब से? 1976 ईस्वी से। पहले किस में था? ये राज्य सूची में था, ठीक है। तो आपने 42वें संविधान संशोधन को भी अच्छे से देखा दोस्तों, और मुझे उम्मीद है कि इस जो है संशोधन से जो है आने वाला क्वेश्चन आपसे अब नहीं छूटेगा। साथ ही आपको बताऊं, अब यहाँ पे मूल कर्तव्य हम पढ़ रहे हैं तो इनके तात्पर्य को भी समझना हमें बहुत ज़रूरी है। तो अब यहाँ मूल कर्तव्य के तात्पर्य को देख लेते हैं कि इसका तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो दोस्तों, मूल कर्तव्य राज्य और नागरिकों के मध्य एक सामाजिक अनुबंध होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। साथ ही आपको बताऊं तो ये जो है किसी देश के संविधान द्वारा वैधता ये जो है दोस्तों किसी देश के संविधान द्वारा वैधता प्राप्त जो है वो करता है, या उनके द्वारा जो है कानूनी रूप से जो है वो वैधता को धारण करता है। साथ ही आपको बताऊं तो अधिकारों के सापेक्ष यह भी महत्वपूर्ण है कि सभी नागरिक समाज और राज्य के प्रति अपने दायित्वों, अपने कर्तव्यों के निर्वहन के संदर्भ में जो है वो ईमानदार रहे। क्योंकि दोस्तों आपको भी पता है कि अगर आप एग्जाम्पल ले अपने घर का ही, अपने पिता का ही, तो अगर आप अपने जो है पिता का सेवा नहीं करेंगे, उनका देखभाल नहीं करेंगे, तो फिर उनके जो पैतृक संपत्ति है आपकी, उसमें आपका हक भी कोई नहीं बनता। क्योंकि जो समाज है आपका वो आपसे यही कहेगा कि आपने जो है अपने कर्तव्यों का अपने पिता के प्रति, अपने माता के प्रति निर्वहन ही नहीं किया, तो फिर उनके संपत्ति में आपको क्यों दिया जाए हिस्सा? आपसे पूछ सकता है ये सवाल। हालांकि ये अलग बात है कि कानूनी तौर पर देखा जाए तो आपको ये हिस्सा मिलेगा, लेकिन फिर भी आपसे कम से कम जो एक कर्तव्य है, एक नैतिकता है, उनकी तो जो है अपेक्षा की ही जाती है दोस्तों। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जो कर्तव्य और अधिकार है एक दूसरे का पूरक है, अर्थात एक के बिना दूसरा अधूरा है, या आपका हम कह सकते हैं कि वो कमज़ोर महसूस होता है। साथ ही आपको बताऊं तो कौटिल्य के चर्चित जो है अर्थशास्त्र में भी राज्य के प्रति नागरिकों के कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है, और उसमें भी यही कहा गया है कि जो है लोगों को जो है राज्य के प्रति जो है नागरिकों को जो है कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए और कर्तव्यों का जो है सही तरीके से पालन करना चाहिए। तो आइए दोस्तों इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं, और अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे मौलिक कर्तव्य के बारे में जो है संवैधानिक जो उपबंध है वो क्या है। तो आपको बताऊं, संविधान में जो उपबंध है वो जो है आपने अभी अभी ऊपर देखा कि हमारे संविधान के भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है, और अनुच्छेद के इसमें तो 51 जो है क में उनको शामिल किया गया है। उसके तहत जो है दोस्तों टोटल जो अगर कर्तव्य की बात करें तो 11 है, जिसमें पहला जो कर्तव्य है दोस्तों, इनको आपको सभी कर्तव्यों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 11 कर्तव्य कौन कौन से हैं। तो यहाँ बारी बारी से सभी कर्तव्य को देखेंगे, जिनमें पहला कर्तव्य देखते हैं कि पहला कर्तव्य है दोस्तों संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं जो राष्ट्रगान है उनका आदर और सम्मान करना, ठीक है। दूसरा जो कर्तव्य है दोस्तों ये है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले जो महान आदर्श है उनको संजो कर रखना और उनका जो है दोस्तों पालन करना। तीसरे कर्तव्य की बात करें तो तीसरा कर्तव्य है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। चौथे अगर कर्तव्य की बात करें तो चौथा कर्तव्य है देश की रक्षा करना और देश की सरकार के द्वारा आह्वान किए जाने पर जो है राष्ट्र की सेवा करना। साथ ही दोस्तों पांचवा जो कर्तव्य है पांचवा कर्तव्य है भारत के लोगों में समरसता और समान जो भ्रातृत्व है, उस ब्रदरहुड की भावना है, उनको जो है निर्माण करना, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से रहित हो, परे हो।
अर्थात उनसे दूर हो। साथ ही ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान को जो है ठेस पहुंचाता हो, उनके विरुद्ध हो। छठे कर्तव्य की बात करें तो हमारा यह कर्तव्य है कि हमारी समग्र संस्कृति की जो है समृद्ध विरासत को हम महत्व दें और उनका जो है संरक्षण करें। इसके बाद अगला जो कर्तव्य है दोस्तों, सातवां, वो है वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना एवं सुधार करना और प्राणी मात्र के लिए जो है दया भाव रखना। अर्थात कोई भी प्राणी हो जो सजीव हैं उनके प्रति या फिर जो हमारे पर्यावरण है उनके प्रति भी हमें क्या करना है, दया भाव रखना है। अर्थात किसी पक्षी को या छोटे से छोटे जीव को भी हमें जो है उनको मारना नहीं चाहिए, उनके प्रति जो है हमें करुणा की भाव रखना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि पर्यावरण में हर एक जीवों का अपना एक इम्पोर्टेंस है और हर एक का जो है इम्पोर्टेंस के बिना हमारा ये पर्यावरण सुचारू रूप से, हमारे ये इकोसिस्टम, हमारा ये पारिस्थितिक तंत्र जो है सुचारू रूप से नहीं चल सकता। ठीक है, क्योंकि फूड चेन में जब आप पढ़ते हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र है या बायोलॉजी है फूड चेन, तो हाँ आपने देखा होगा कि हर एक जीव का अपने अपने स्थान पर एक जो है महत्वपूर्ण भूमिका है और उनके बिना जो है फूड चेन नहीं चल सकती। आइए अगला कर्तव्य देख लेते हैं और अगला कर्तव्य है आठवां कि मानवतावाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा ज्ञान अर्जन एवं सुधार की भावना का विकास करना। साथ ही दोस्तों नवें कर्तव्य की अगर बात करें तो है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना एवं हिंसा से दूर रहना। सार्वजनिक संपत्ति का मतलब है दोस्तों सरकारी संपत्ति जैसे रेलवे की संपत्ति या फिर सरकार से संबंधित अन्य कोई और संपत्ति है, उनको नुकसान जो अगर कोई पहुंचाता है तो आपका कर्तव्य है कि उन्हें आप समझाइए, उन्हें रोकिए और आपको तो ऐसा नहीं करना चाहिए। साथ ही अगले कर्तव्य की बात करें तो अगला कर्तव्य है दसवां कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करते रहना ताकि राष्ट्र लगातार उच्च स्तर की जो है उपलब्धियां उनको हासिल कर सके। दोस्तों तो ये आपने देखा 10 कर्तव्य। ये इसके बाद इनके बाद जो 11वां कर्तव्य आता है दोस्तों, इनको 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। एक्चुअली 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के जो शिक्षा का अधिकार है उनको निःशुल्क कर दिया गया और उनको संविधान में जो है एक नया अनुच्छेद 21 को जोड़कर जो है उसमें उनको शामिल कर उसे मौलिक अधिकार बना दिया गया था। उसी समय जो है इन अधिकारों के मौलिक अधिकार बनने के साथ ही इनको एक मौलिक कर्तव्य के रूप में भी जो है समाहित कर दिया गया अनुच्छेद 51 क में, और इसीलिए जो है ये 11वां मौलिक कर्तव्य कहलाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन सबसे जो महत्वपूर्ण है वो यही आता है कि 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो ये जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ये है क्या, तो यह है 6 से 14 वर्ष तक की आयु के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। ये जो है गार्जियन का या उनके जो प्रतिपालक हैं उनका कर्तव्य बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं मौलिक कर्तव्यों की विशेषता को। अभी हमने जो है उनके सबसे पहले जो कॉन्टेक्स्ट है, संदर्भ है, उनको देखा। उसके बाद में जो है हमने देखा जो इनका संविधान है उनके साथ और जो कर्तव्य है उनके बीच जुगलबंदियाँ क्या है, उनके बीच संबंध क्या है। फिर आपने देखा कि जो है इनका जो है आपका विशेषता इनकी जो संख्या है वो कितनी है, कौन कौन से है मौलिक कर्तव्य। अब हम लोग देखते हैं मौलिक कर्तव्य की विशेषता। अगर विशेषता की बात करें तो मौलिक कर्तव्यों के तहत दोस्तों नैतिक और नागरिक दोनों ही प्रकार के जो कर्तव्य हैं वो आपको देखने को मिलेगा। उदाहरण के लिए स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करना एक नैतिक कर्तव्य है। कैसा कर्तव्य है दोस्तों, ये नैतिक कर्तव्य है। जबकि संविधान का पालन करना और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करना एक नागरिक कर्तव्य है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। साथ ही यहाँ गौरतलब है कि कुछ मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है, परंतु अगर मौलिक कर्तव्य की बात करें दोस्तों तो ये केवल और केवल भारतीय नागरिकों पर ही लागू होते हैं। ठीक है,
आइए अगला विशेषता देख लेते हैं। इसके अलावा अन्य विशेषता की बात करें दोस्तों तो संविधान के अनुसार मौलिक कर्तव्य एक जो है गैर बाध्य योग्य है, गैर न्यायोचित है या गैर परिवर्तनीय है। जैसे कि हमने संविधान के भाग 4 में पढ़ा था डीपीएसपी के भी बारे में कि ये भी एक क्या है, गैर न्यायोचित है, गैर परिवर्तनीय है, गैर बाध्य योग्य है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका अगर उल्लंघन करता है कोई व्यक्ति तो उस पर जो है कानूनी कार्रवाई का संविधान में कोई प्रबंध नहीं है। लेकिन हाँ, अगर संसद चाहे तो वो जो है इसके लिए कानून बना सकता है और समय समय पर जो है इस तरह का प्रयास जो है हमें देखने को मिला भी है, जिसको हम आगे अभी जो है उनकी जो परिवर्तनीयता है या उनके क्रियान्वयन है उनमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो है गैर न्यायोचित है, तो यहाँ से क्वेश्चन यही आता है कि मौलिक कर्तव्य जो है गैर बाध्य योग्य है या फिर बाध्य योग्य है, या गैर न्यायोचित है या गैर परिवर्तनीय है, या जो है न्यायोचित है और परिवर्तनीय है। तो आपको बताना है ये जो है न्यायोचित है, ये गैर परिवर्तनीय है, गैर बाध्य योग्य है। यही कह रहा है कि अर्थात उनके उल्लंघन के मामले में सरकार द्वारा जो है कोई कानूनी प्रतिबंध लागू नहीं किया जा सकता। साथ ही आपको बताऊं तो अगला विशेषता संविधान के तहत उल्लिखित मौलिक कर्तव्य जो है वो भारतीय परंपरा, पौराणिक कथाओं, धर्म एवं पद्धतियों से भी संबंध रखता है, संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो मोटे तौर पर आपने क्या देखा कि पहला तो इसमें फर्क ये है कि ये जो है मौलिक अधिकार जहाँ न्यायोचित है वहीं दूसरी ओर मौलिक कर्तव्य गैर न्यायोचित है। दूसरा आपने देखा कि मौलिक कर्तव्य जो है भारतीय नागरिकों के साथ साथ कुछ जो मौलिक अधिकार है वो जो है विदेशी को भी मिला हुआ है, लेकिन मौलिक कर्तव्य सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के संदर्भ में लागू होता है। साथ ही आपने देखा कि मौलिक कर्तव्य में जो है दोस्तों भारतीय परंपरा, पौराणिक धर्म और जो पद्धतियाँ हैं उनसे संबंधित भी जो है आपको संबंध देखने को मिलता है। अब देख लेते हैं दोस्तों कि मौलिक कर्तव्य की गैर परिवर्तनीयता का मतलब क्या है। अर्थात ये जो है एक गैर परिवर्तनीय तो है, लेकिन जो है इनका जो है डिटेल में यहाँ अध्ययन कर रहे हैं हम कि इनका मतलब क्या है। हालांकि मैंने आपको अभी बताया कि गैर परिवर्तनीयता का मतलब होता है कि न्यायालय में इसे जो है संरक्षण प्राप्त नहीं है, न्यायालय द्वारा इसे लागू नहीं कराया जा सकता। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। गौरतलब है कि संविधान का अनुच्छेद 37 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को गैर परिवर्तनीय और गैर न्याय संगत बनाता है, परंतु संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों के लिए ऐसा कोई विशेष प्रावधान आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए कहता हूँ कि पीछे का वीडियो जो मैंने पढ़ाया है उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि ये भाग 4 की बात हो रही है डीपीएसपी की, और वहाँ मैंने बहुत अच्छे से समझाया है अनुच्छेद 37 को। क्योंकि अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि जो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है वो क्या होगा, गैर परिवर्तनीय होगा, उसे न्यायालय से संरक्षण नहीं प्राप्त होगा। और जब तक आप उस चैप्टर को नहीं देखेंगे, उसको नहीं पढ़ेंगे, उस वीडियो को नहीं देखेंगे, तब तक आपको ये पता ही नहीं चलेगा, और पता चलेगा भी तो आप भूल जाओगे। इसलिए उस वीडियो को ज़रूर देखिए, उन सभी वीडियो को। इसका लिंक आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में संविधान सीरीज से जो बना हुआ है प्लेलिस्ट उसमें जाकर देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों बताऊं तो ये जो है आपका आपने देखा कि ये न्यायसंगत नहीं है मौलिक कर्तव्य, लेकिन इनका मौलिक जो डीपीएसपी है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, उनसे संबंधित प्रावधान तो अनुच्छेद 37 में देखने को मिलता है कि वहाँ कहा गया है कि ये गैर परिवर्तनीय है। लेकिन मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में हमारे संविधान में ऐसा कोई अनुच्छेद या प्रावधान देखने को नहीं मिलता। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि मौलिक कर्तव्य को जो है संविधान में गैर परिवर्तनीय बताया गया है, और वहाँ अनुच्छेद कुछ भी दे देगा। और अगर आपको पता नहीं रहेगा तो फिर जो है आप गलत क्वेश्चंस जो है उनको टिक लगा सकते हैं, गलत आंसर को। इसलिए ध्यान रखिएगा कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अब आगे बताऊं तो यहाँ पे जो संविधान के अंतर्गत इन मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए भी कोई विशेष प्रावधान नहीं देखने को आपको मिलेगा। अर्थात जिस प्रकार इसमें जो है मौलिक कर्तव्य को कहीं भी ये नहीं बताया गया है कि ये गैर परिवर्तनीय हैं, उसी प्रकार जो है संविधान में मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए भी कोई प्रावधान जो है नहीं देखने को मिलता है। इसलिए उनके उल्लंघन पर जो है तब तक किसी को जो है कोई दंड नहीं मिल सकता जब तक कि संविधान में इसके लिए विशिष्ट प्रावधान संसद नहीं कर देता है।
साथ ही संविधान के अनुच्छेद 20(1) के अनुसार दोस्तों किसी व्यक्ति को अपराध का दोषी ठहराए जाने से पूर्व उस अपराध के संबंध में जो है पहली बात तो ये कि जो अपराध उसने किया है उससे जो है उसको दंड देने से संबंधित पहली बात तो ये कि कानून होना चाहिए। साथ ही दूसरी बात ये होना चाहिए कि जब वो अपराध किया है तो उस कानून का जो है वो उल्लंघन किया हो, तभी अपराधी कहलाएगा। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो मौलिक कर्तव्यों की जो गैर परिवर्तनीयता है, उनके आलोचकों का कहना है कि इसके संबंध में कोई विशेष प्रावधान न होने के कारण इस कानून का जो है कोई विशेष अर्थ नहीं रह जाता संविधान में, अर्थात ये संविधान के लिए जो है निरर्थक जो है वो साबित हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको अभी अभी बताया कि कर्तव्य और जो अधिकार है दोनों एक दूसरे का प्रति पूरक होता है। साथ ही मैंने जब आपको डीपीएसपी का क्लास में बताया था कि दुनिया का कोई भी चीज़ आप ही खुद का ले लीजिए कि क्या आप अपने आप में परिपूर्ण है, क्या नहीं है। अर्थात दुनिया का कोई भी चीज़ हो, कितना भी अच्छा हो, उसमें कुछ ना कुछ तो दोष जरूर होगा दोस्तों। तो मौलिक कर्तव्य भी उनसे बड़े नहीं है, अर्थात इनमें कुछ दोष देखने को जरूर मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्या है, निरर्थक है। ठीक है, क्योंकि हमारे संविधान सभा ने जो है कुछ सोचकर ही उसको हमारे संविधान में जो है उस समय में नहीं शामिल किया, लेकिन बाद में चलकर जो है हमारे संसद को, हमारे देश की सरकार को ऐसा लगा कि इसमें शामिल होना चाहिए, और तब जो है आगे चलकर इनको हमारे संविधान में शामिल किया गया, अर्थात इसे कुछ सोचकर ही इसमें शामिल किया गया होगा। साथ ही आपको बताऊं तो मौलिक कर्तव्यों का क्रियान्वयन दोस्तों की अब अगर बात करें तो ये मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार की भांति जो है न तो बाध्य योग्य है और न ही आम जनता के लिए ये बाध्यकारी है, जो अभी पीछे भी आपने देखा। ठीक है, कि ये बाध्य योग्य भी नहीं है, न्यायालय द्वारा इसे संरक्षण नहीं प्राप्त है, इसलिए न्यायालय इसे लागू नहीं करा सकता, और न ही आम जनता के लिए अर्थात हमारे आपके लिए ये बाध्यकारी है कि आपको ये कर्तव्य का पालन करना ही होगा। साथ ही सरकार ने प्रत्यक्षतः तो मौलिक कर्तव्यों को बाध्यकारी नहीं बनाया है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जो है इनका क्रियान्वयन सरकार की विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों में आप देख सकते हैं। अर्थात इसका कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित क्रियान्वयन का प्रावधान आपको प्रत्यक्ष रूप से कहीं देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सरकार ने इसे पालन करवाने की दिशा में कई सारे प्रयास किए हैं। जैसे राष्ट्रीय गोरखपुर अपराध अधिनियम 1971 में जो है राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करने पर दंड की व्यवस्था आपको देखने को मिल जाएगा। उसी प्रकार देश की एकता व अखंडता के विरुद्ध कार्य करने पर नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता को जो है छीना जा सकता है सरकार के द्वारा दोस्तों। इसके अलावा 16वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है अनुच्छेद 19(2) में आप देखेंगे व्यवस्था की गई है कि यदि कोई भारतीय एकता और अखंडता के विरुद्ध विचार व्यक्त करता है तो उसे दंड जो है दिया जा सकता है। इसके अलावा आगे की अगर बात करें प्रावधान की तो अनुच्छेद 32(2) में प्रावधान है कि राष्ट्र की रक्षा हेतु राज्य नागरिकों की अनिवार्य सेवाएं ले सकता है। ठीक है, इसके अलावा महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार ने 1987 व 2001 को महिला सशक्तिकरण नीति पारित किया और स्थानीय स्वायत्त संस्थानों में महिलाओं को 33% जो है आरक्षण उनका जो है व्यवस्था किया है। इसके अलावा अन्य क्रियान्वयन के दिशा में प्रयास की बात कर ले तो पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार ने पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम अधिनियम, जल प्रदूषण रोकथाम अधिनियम पारित किए। सरकार ने वनों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय वन नीति 1952-1988 बनाई। सरकार ने वनों की रक्षा व वृद्धि के लिए सामाजिक वानिकी 1976 व संयुक्त वन प्रबंधन 1990 कार्यक्रम भी जो है प्रारंभ किए हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे संविधान में जो है मौलिक कर्तव्यों को भले ही जो है क्रियान्वित करने का कोई प्रत्यक्ष जो है व्यवस्था नहीं है, कानून नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जो है इनका पालन करने के लिए सरकार समय समय पर जो है प्रयास करती रही है। और ये आपने देखा कि कौन कौन से प्रयास है, कब कब उनके द्वारा किया गया। तो ये इन बातों को जो है ध्यान में रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और जो कुछ और प्रयास है उनको भी देख लेते हैं। आपको बताऊं तो आम जनता को अहिंसा के कर्तव्य का जो है पालन करने के लिए सरकार गांधीवादी दर्शन को जो है प्रचारित करता
है, ये बात आपको अच्छे से पता है और आपको आए दिन ये बात देखने को मिलेगा। साथ ही आपको बताऊं तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद के विकास के लिए सरकार वैज्ञानिक शिक्षा पर जो है जोर दे रही है, ताकि लोग अपने कर्तव्यों को भली भांति जो है और समझ सके और उसका पालन कर सके। तो ये आपने देखा दोस्तों इनके क्रियान्वयन से संबंधित विभिन्न प्रावधान। अब हम लोग देख लेते हैं मूल अधिकार और मूल कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं, वो कैसे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जिस प्रकार अधिकार जरूरी है उसी प्रकार जो है अगर आपको अधिकार चाहिए तो आपके कुछ दायित्व भी हैं, आपके कुछ कर्तव्य भी हैं, उनको भी पालन करने की अपेक्षा आपसे की जाती है। तो आइए इन कर्तव्यों के और अधिकारों के बीच जो पूरक संबंध है उनको देख लेते हैं। जहां एक और नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क परिवहन जैसी सुविधाओं के उपयोग का अधिकार प्राप्त है, तो वहीं दूसरी ओर उनके बेहतर रख रखाव का कर्तव्य भी जो है आरोपित है दोस्तों। इसके अलावा यदि संविधान में शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार प्राप्त है, तो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाने का कर्तव्य भी उल्लिखित है। और तीसरी अगर बात करें दोस्तों संबंध की, तो संविधान में गरिमामय पूर्ण जो जीवन है जीने का अधिकार प्राप्त है, तो उसे मूर्त रूप देने के लिए पर्यावरण के संरक्षण का दायित्व भी है। उसी प्रकार जहां 1 और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना मौलिक अधिकार है, तो वहीं दूसरी ओर अभिभावकों का ये मौलिक कर्तव्य भी है कि वे अपने बाल्यों को जो है प्राथमिक शिक्षा दिलवाएं, अर्थात 6 से कम उम्र के बच्चों को जो है क्या दिलवाएं, शिक्षा दिलवाए। ठीक है, और इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 45 में है। साथ ही जो अगला संबंध है दोस्तों इस दिशा में यह है कि यदि संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है हमें किसके तहत, अनुच्छेद 19 के तहत, 19(1) क के तहत, तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने का दायित्व भी है। इसी प्रकार जहां एक और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, तो वहीं दूसरी ओर सर्वधर्म समभाव और संस्कृति के गौरवशाली परंपरा के परिरक्षण का भी दायित्व हमारे ऊपर है, कर्तव्य हमारे ऊपर है। तो इस तरीके से हम देखते हैं दोस्तों कि हमारे संविधान में जो है मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों के बीच जो है एक संतुलन देखने को मिलता है, एक संतुलन जो है स्थापित करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, जहाँ एक और अधिकार है तो उनसे संबंधित कुछ दायित्व को भी हमारे ऊपर, कर्तव्य को भी हमारे ऊपर आरोपित किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ एक और जो संबंध है ये है कि जहाँ एक ओर हमें सूचना पाने का अधिकार प्राप्त है दोस्तों, वहीं दूसरी ओर असामाजिक व देश विरोधी तत्वों के बारे में जांच एजेंसियों को सूचना उपलब्ध कराने का भी हमारा ही दायित्व है, हमारा ही कर्तव्य है। तो आपने जो है इनके जो मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार है उनके बीच संबंधों को भी देखा कि किस तरीके से ये एक दूसरे के पूरक है। अब बात कर लेते हैं मौलिक कर्तव्यों के महत्व की। अर्थात आपने देखा कि कई जो है इनके आलोचना होते हैं और इनका अभी नीचे भी हम जिक्र करने वाले हैं कि इनके क्या क्या आलोचना किए जाते हैं। तो उनको देखने से पहले यहाँ आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि आखिर क्या ये वास्तव में जो है निरर्थक है, क्या वास्तव में इसका कोई हमारे लिए महत्व नहीं है। तो इनके महत्व को देखते हैं। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ गौरतलब है कि दुनिया भर के कई देशों ने जिम्मेदार नागरिकता के सिद्धांतों को मूर्त रूप देकर स्वयं को विकसित अर्थव्यवस्था में बदलने का जो है कारनामा किया है। इसके अलावा इस संबंध में जो है संयुक्त राज्य अमेरिका को सबसे उत्कृष्ट उदाहरण माना जा सकता है। अमेरिका द्वारा अपने नागरिकों को सिटीजन्स अलमनाक नामक जो है एक दस्तावेज जारी किया जाता है, जिसमें सभी नागरिकों के कर्तव्यों का विवरण दिया जाता है। इसका एक अन्य उदाहरण सिंगापुर भी है, जिसके विकास की कहानी नागरिकों द्वारा कर्तव्यों के पालन से शुरू हुई है दोस्तों। नतीजतः सिंगापुर ने कम समय में ही स्वयं को एक अल्प विकसित राष्ट्र से विकसित राष्ट्र में जो है तब्दील कर लिया है। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य देश के नागरिकों के लिए एक प्रकार से सचेतक का जो है कार्य करता है दोस्तों। गौरतलब है कि नागरिकों को अपने देश और अन्य जो नागरिक हैं उनके कर्तव्यों के बारे में जो है ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है, उन्हें ज्ञात होना चाहिए। इसके अलावा ये असामाजिक गतिविधियों जैसे कि झंडा जलाना, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करना या सार्वजनिक शांति को भंग करना आदि के विरुद्ध लोगों के लिए एक जो है चेतावनी सचेतक के रूप में जो है कार्य करते हैं।
ठीक है, तो ये आपने देखा कि इनका जो है हमारे संविधान में बहुत ज़्यादा महत्व है। और इसका जो है आपने देखा कि किस तरीके से अमेरिका और सिंगापुर ने अपने यहाँ जो है इनका जो है उपयोग किया है और अपने देश के समृद्धि और विकास में जो है इनके योगदान को जो है कन्वर्ट किया है। ठीक है, इसके अलावा ये जो है मौलिक कर्तव्य राष्ट्र के प्रति अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना को जो है, देश प्रेम की भावना को जो है उनको भी बढ़ावा देने का काम करता है। साथ ही नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कर राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी ये जो है सहायक सिद्ध होते हैं या मदद करते हैं। ठीक है, ये आपने इनके महत्व को देखा दोस्तों। अब बात कर लेते हैं उनके आलोचना की, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी चीज़ कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उनमें कुछ ना कुछ दुर्गुण, कुछ ना कुछ अवगुण तो जरूर होंगे। तो अब आलोचना की भी बात कर लेना यहाँ जो है लाजमी है। तो आपको बताऊं, कई आलोचक मौलिक कर्तव्यों की सूची को पूर्ण नहीं मानते। साथ ही उनके अनुसार मौलिक कर्तव्यों की सूची में कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषयों जैसे कि कर देने और मतदान करने आदि को भी शामिल किया जाना चाहिए। तो पहला तो आलोचना ये है। साथ ही कई मौलिक कर्तव्यों को सही ढंग से परिभाषित नहीं किया गया है, ऐसा भी मानना है आलोचकों का। एक आम आदमी के लिए मौलिक कर्तव्य में मौजूद जटिल शब्दों जैसे कि समग्र संस्कृति और महान आदर्श आदि को समझना मुश्किल हो सकता है। इसलिए उनका मानना है कि इनको जो है एक अलग तरीके से परिभाषित जो है स्पष्ट तरीके से परिभाषित करना चाहिए। साथ ही यहाँ विदित है कि इन कर्तव्यों को कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता और जो है इसलिए आलोचक मानते हैं कि संविधान में इसके होने का कोई विशेष महत्व नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ये गैर बाध्य योग्य है। इसके अलावा दोस्तों, इन कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4 क में रखा गया है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बाद आता है और इसलिए जानकारों के अनुसार इन्हें इतना महत्व नहीं दिया गया है। तो ये आपने देखा दोस्तों इनकी जो आलोचना है उनको, लेकिन इन आलोचनाओं के जो है आधार पर ही हम ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल ही निरर्थक है, उनका कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि ऊपर आपने इनसे पहले उनके महत्व को भी देखा। तो इस महत्व को और अगर आलोचना को जो है अगर हम देखें और उनका जो निष्कर्ष निकाले, कंक्लूजन निकाले, तो आपको पता चलेगा कि ये निरर्थक नहीं है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तभी जो है हमारे सरकार के द्वारा, हमारे संसद के द्वारा जो है इनको 1976 ईस्वी में इसमें शामिल किया गया। अब बात कर लेते हैं इस संबंध में जो कुछ प्रमुख समितियां हैं मौलिक कर्तव्य के संबंध में, उनके बारे में भी, क्योंकि यहाँ पे हम मौलिक कर्तव्य की बात कर रहे हैं, क्योंकि इससे भी प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है। और इनमें पहला समिति है स्वर्ण सिंह समिति। आपको बताऊं तो वर्ष 1976 ईस्वी में जो है मौलिक कर्तव्यों हेतु सिफारिश करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना की गई। इसीलिए इस समिति का नाम सरदार स्वर्ण सिंह या डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति जो है रखा गया। साथ ही इस समिति की स्थापना का मुख्य उद्देश्य आपातकाल के दौरान मौलिक कर्तव्यों और उनकी आवश्यकता पर सिफारिशें करना था। समिति ने मौलिक कर्तव्यों के शीर्षक के तहत संविधान में एक अलग अध्याय को शामिल करने या जोड़ने की जो है सिफारिश की। इसीलिए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों भाग 4 का अलग शीर्षक संविधान में जोड़ा गया, ताकि मौलिक अधिकारों का उपयोग करते हुए नागरिकों को उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया जाए। समिति की सिफारिश को स्वीकार करते हुए सरकार ने संविधान में एक अलग अनुच्छेद 51 क शामिल किया और भाग 4 क शामिल किया और उसमें 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किया। हालांकि स्वर्ण सिंह समिति ने केवल 8 मौलिक कर्तव्यों को जो है शामिल करने का सुझाव दिया था, परंतु 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है इसमें 10 शामिल किए गए। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ ये भी पूछ सकता है कि स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा कितने मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की गई थी? 8, 10, 11। तो आपको 8 बताना है, लेकिन जोड़ा कितना गया? 10। बाद में एक और जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये आपने देखा स्वर्ण सिंह समिति। अब बात कर लेते हैं वर्मा समिति की। आपको बता दूं कि वर्ष 1998 में जो है वर्मा समिति का जो है गठन किया गया और इनका उद्देश्य प्रत्येक शिक्षण संस्थान में मौलिक कर्तव्यों को लागू करने और सभी विद्यालयों में इन कर्तव्यों को सिखाने के लिए दुनिया भर में शुरू किए गए कार्यक्रम हेतु एक रणनीतिक और कार्यप्रणाली तैयार करना था। साथ ही समिति ने अपनी जांच में पाया कि देश के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों के गैर परिचालन का मुख्य कारण उसके क्रियान्वयन हेतु रणनीति की कमी है। ठीक है,
अब दोस्तों बात कर लेते हैं, आपने ये दोनों समितियां देखा और मुझे उम्मीद है कि इनसे जो है आपको बहुत ही मज़ा आया होगा इस चैप्टर को पढ़ने में। अब बात कर लेते हैं हम लोग मौलिक कर्तव्यों की प्रासंगिकता, अर्थात आज के संदर्भ में इनकी क्या जो है प्रासंगिकता है, क्या ये अभी के डेट में जो है ये उपयोगी रहा है या फिर उपयोगी अब नहीं रह गया है। तो आपको बताऊं, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किए जाने के 3 दशक बाद भी नागरिकों में इसके संबंध में पर्याप्त जागरूकता की कमी देखी जा सकती है। वर्ष 2016 में दायर की गई एक जनहित याचिका में यह तथ्य जो है सामने उभर कर आया कि सुप्रीम कोर्ट के वकीलों, जजों और सांसदों सहित देश के लगभग 99.9% जो नागरिक हैं, 9 का यहाँ मतलब है 90, अर्थात आप समझिए ना कि 100% ही एक तरह से हो गया। तो 99.9% जो नागरिक है संविधान के अनुच्छेद 51A में वर्णित कर्तव्यों को पूरा नहीं करते। साथ ही उसका सबसे मुख्य कारण यह है दोस्तों कि उन्हें इस संबंध में जानकारी ही नहीं है, जानकारी की कमी है। साथ ही वर्तमान में अगर बात करें तो भारत की प्रगति के लिए मौलिक कर्तव्यों के निर्वहन की आवश्यकता पर जोर देना अति आवश्यक है, अनिवार्य है। ठीक है, और गौरतलब है कि हालिया कई घटनाओं से ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा महसूस होता है कि हम देश में भाईचारे अर्थात जो ब्रदरहुड की भावना है उनको कायम रखने में असमर्थ रहे हैं। ध्यातव्य है कि जब तक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के प्रयोग के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं सीखेगा या नहीं करेगा, तब तक हम भारतीय समाज में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत नहीं कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, आपने इन सारे बातों का जो है अध्ययन किया, अब अंत में इनके सारांश कंक्लूजन या निष्कर्ष को देख लेते हैं। तो गैर परिवर्तनीय होने के बावजूद भी मौलिक कर्तव्य की अवधारणा जो है दोस्तों भारत जैसे लोकतांत्रिक राष्ट्रों के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही एक लोकतंत्र को तब तक जीवंत नहीं कहा जा सकता जब तक कि उसके नागरिक शासन में सक्रिय भाग लेने और देश की सर्वोत्तम हित के लिए जिम्मेदारियां संभालने हेतु तैयार न हो। अतः संविधान से मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा को समाप्त करना बिल्कुल भी भारतीय हित में नहीं है। आवश्यक है कि इसके विभिन्न पहलुओं में सुधार कर जो है और उनके सुधार को जो है उन पर चर्चा की जाए और जो है इस सुधार हेतु आवश्यक विकल्पों की खोज की जाए और सरकार के द्वारा जो है इस दिशा में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया जाए। तो इसी के साथ दोस्तों जो मौलिक कर्तव्य का ये चैप्टर है यहाँ ये ख़त्म होता है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत ही पसंद आया होगा ये सेशन। और अगर आप लोग 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लेते हैं तो मौलिक कर्तव्य से जितने भी क्वेश्चंस भारत के किसी भी एग्जाम में, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या फिर अदर पीसीएस एग्जाम हो या जनरल कंपटीशन की एग्जाम हो, कहीं भी आपसे एक क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, क्योंकि हर एक पहलू को मैंने ध्यान में रखकर इस सेशन में समाहित किया है। और अब हम लोग जो नेक्स्ट सेशन इसका लेकर आएंगे वो इसी चैप्टर से संबंधित एमसीक्यूज का लेकर आएंगे, तो उसे देखना नहीं भूलिएगा। तो आज के इस सेशन में जो है दोस्तों इतना ही। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को दबाइए और लाइक शेयर करना नहीं भूलिए दोस्तों। तो आज के इस वीडियो को और इस सेशन को यहीं विराम देते हैं, तब तक जब तक हम आप लोगों के लिए नया सेशन लेकर आते हैं। तब तक आप लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।